जरा सोचिए, एक ऐसी खूबसूरत घाटी जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उसका जन्म एक झील से हुआ हो। आज हम उसी कश्मीर के हजारों साल पुराने इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो पौराणिक कथाओं से शुरू होकर आज की जटिल सच्चाइयों तक पहुंचता है। तो कश्मीर की कहानी किसी राजा या जंग से नहीं, बल्कि एक दिलचस्प किस्से से शुरू होती है। कहते हैं कि ये पूरी घाटी कभी सतीसर नाम की एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। फिर एक महान ऋषि कश्यप आए, जिन्होंने इसका पानी निकाला और इस बेमिसाल घाटी को बनाया। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस जगह की रूह है, एक ऐसी पहचान जो इसकी कुदरती खूबसूरती और आध्यात्मिक गहराई से जुड़ी है। आज की हमारी ये पड़ताल 4 बड़े दौरों से होकर गुजरेगी। हम सम्राट अशोक के समय से शुरू करेंगे, फिर हिंदू राजाओं के सुनहरे दौर को देखेंगे, इसके बाद मुस्लिम सल्तनतों की कहानी जानेंगे और आखिर में आज के दौर की मुश्किलों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, उस जमाने में जब कश्मीर का नाम पहली बार दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों के नक्शे पर आया। इस घाटी में पहली बड़ी ताकत बनकर आया मौर्य साम्राज्य, और सम्राट अशोक ने यहाँ सिर्फ हुकूमत नहीं की, बल्कि उन्होंने श्रीनगर की नींव रखी। और ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो संस्कृति और ज्ञान का एक नया सेंटर बन गया, जिसने पूरे इलाके की तकदीर बदल दी। मौर्यों के बाद आए कुषाण, और उन्होंने तो कश्मीर को ज्ञान का एक बहुत बड़ा गढ़ बना दिया। इतना बड़ा कि बौद्ध धर्म की चौथी और सबसे अहम महासभा यहीं हुई। ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी, ये वो ऐतिहासिक पल था जब बौद्ध धर्म के उसूलों को लिखा गया, और इस पूरी बौद्धिक क्रांति का सेंटर पॉइंट था कश्मीर। अच्छा, अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब कश्मीर ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। एक ऐसा सुनहरा वक्त जहां कला, फलसफा और आर्किटेक्चर अपने चरम पर था। इस दौर का सबसे चमकता सितारा था करकोट राजवंश और उसके सबसे ताकतवर राजा ललितादित्य मुक्तापीड़। उन्होंने ही मशहूर मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया था। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि उस दौर की इंजीनियरिंग और कला का एक ऐसा अजूबा है जो आज भी हैरान कर देता है। लेकिन बात सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों की नहीं थी। इस दौर की सबसे दिलचस्प चीज थी एक नई सोच का जन्म, कश्मीर शैवाद। जरा सोचिए, एक ऐसा दर्शन जो कहता है कि पूरे ब्रह्मांड की चेतना हमारे अंदर ही मौजूद है। इसी गहरी सोच ने कश्मीर को ज्ञान का एक रोशन मीनार बना दिया था। और फिर 14वीं सदी में इतिहास ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। एक नया मजहब और एक नई ताकत आई, जिसने कश्मीर की सामाजिक और सांस्कृतिक बुनावट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक राजा का बदलना नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी। शाह मीर ने जिस सल्तनत की नींव रखी, वो आने वाली कई सदियों तक कश्मीर की किस्मत लिखने वाली थी। इन सुल्तानों में एक नाम ऐसा है जिसे आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है, ज़ैनुल आबिदीन। उन्हें लोग बुढ़ शाह यानी महान राजा कहते थे। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके दौर में कला और संस्कृति खूब भली फूली, बल्कि उनकी धार्मिक सहनशीलता के लिए, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद आए 2 बिल्कुल अलग अलग दौर। एक तरफ थे मुगल, जिन्होंने कश्मीर को खूबसूरत बाग दिए और अमन का माहौल बनाया, और दूसरी तरफ आया अफगान शासन, जो एक तूफान की तरह था, जिसने अपने पीछे काफी अशांति छोड़ दी। ये इतिहास के 2 बिल्कुल अलग पन्ने हैं। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जिसकी गूंज आज की खबरों में भी सुनाई देती है। 19वीं सदी में वो ताकतें मैदान में उतरी जिन्होंने आखिरकार कश्मीर को एक विवादित जमीन बना दिया। यहाँ चीजें बहुत तेजी से बदल रही थी। सिख शासन आया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिका। असली गेम चेंजर तो कोई और था, अंग्रेज। जब उन्होंने इस खेल में कदम रखा, तो इस इलाके की किस्मत का फैसला हमेशा के लिए हो गया। और वो फैसला क्या था? 1846 में अमृतसर की संधि हुई, और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने पूरी कश्मीर घाटी को जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह को बेच दिया। जी हाँ, बेच दिया। और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये पूरी घाटी और उसके लोगों के मुकद्दर का सौदा था। इसी सौदे से बनी वो रियासत जिसे हम आज जम्मू और कश्मीर के नाम से जानते हैं। और यहीं से एक बहुत ही पेचीदा स्थिति पैदा हुई। राजा हिंदू थे और ज्यादातर आबादी मुस्लिम। ये वो समीकरण था जो 1947 में भारत के बंटवारे के वक्त एक बड़ी चुनौती बन गया। और फिर आया वो पल जब कश्मीर की तकदीर ने एक और मोड़ लिया।
जब महाराजा ने भारत के साथ जाने का फैसला किया तो एक ऐसे संघर्ष की चिंगारी भड़की जो आज तक एक मुद्दा बनी हुई है। इस फैसले ने इस जमीन को बांट दिया और लाखों जिंदगियों पर इसका असर पड़ा। उस पहले युद्ध के बाद जो सीज फायर लाइन खींची गई थी, उसे ही बाद में नियंत्रण रेखा यानी LOC का नाम दिया गया।